तो अभी हमने देखा कि पॉइंट मास की वजह से हमने देखा कि पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी था दैट वाज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वाज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर। वी विल सी अगेन कि अगर मैं अब एक स्फेरिकल शेल ले लूँ, यानी अब पॉइंट मास नहीं है, अब मेरे पास एक शेल है। शेल का मतलब होता है जिसके अंदर हॉलो होगा, सिर्फ बाहर का सरफेस होगा, अंदर हॉल होगा, अंदर कुछ नहीं होगा और स्फेरिकल शेप होगी। तब कितना हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगा। और थर्ड केस में हम देखेंगे, अब अगर अंदर हॉलो नहीं, अंदर सॉलिड है, तो हम इसको कहेंगे सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर, तब देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इसमें कितना होगा। एक देखेंगे स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मान लो अंडा होता है ना, तक मोनी अंदर किंचुनी कीन, बाहर का सिर्फ शेल है, सो हो गया हमारा स्फेरिकल शेल। ये मान लो रसगुल्ला गुलाब जामुन अंदर भी है, सॉलिड स्फेयर, ठीक। दोनों के वक्त देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। यहाँ पे हमें पता लग गई पॉइंट मास पे कितनी होती है, सिंपली Gm/r स्क्वायर। अच्छा, इस इक्वेशन को देख के अगर आपको कोई बोलेगा सवाल कि बताओ जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है ड्यू टू द सोर्स मास, क्या ये पॉइंट मास पर डिपेंड करता है? आप इक्वेशन को देखोगे, आप देखोगे पॉइंट मास इधर है ही नहीं कहीं पे, सॉरी नॉट पॉइंट मास, दिस टेस्ट मास पे डिपेंड करता है। आप देखोगे यहाँ पे आपका टेस्ट मास स्मॉल m है ही नहीं कहीं, तो आप कहोगे कि जब इक्वेशन में नहीं है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस टेस्ट मास पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि किस पर डिपेंड कर रही है, जो दिखाया है इक्वेशन में, कैपिटल M, सोर्स मास पर। Anyways, so let's see हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर को या शेल कह दो, स्फेरिकल शेल। Gravitational field intensity due to a spherical shell. So let's make a spherical shell first of all. Let's say this is our spherical shell, ठीक है। ये सिर्फ बाहर का हिस्सा है, अंदर इट इज हॉलो, ठीक है। तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका मास हम मान लेते हैं m, इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं r, कैपिटल R। मास m है, रेडियस क्या मान लेते हैं हम, कैपिटल R। और अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अभी मैंने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट, सो हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। मैं 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ। मैं एक ले रहा हूँ आउटसाइड, सो सपोज मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे आउटसाइड, पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये आउटसाइड पॉइंट हो, सो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ आउटसाइड P पॉइंट विच इज आउटसाइड। अगर मैं P पॉइंट ले रहा हूँ आउटसाइड पे, ध्यान से देखना, जो स्मॉल r है क्या वो ग्रेटर देन कैपिटल R नहीं है, दिख रहा है सीधे, राइट। दूसरा पॉइंट में लेता हूं P ऑन द बाउंड्री, इसकी बाउंड्री पर ये पॉइंट P यहां आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट P यहां आ गया बाउंड्री पर, सो R बन जाएगा फिर किसके बराबर, कैपिटल R के। सपोज ये पॉइंट P अब यहां पे आ गया, तो स्मॉल r जो अब पहले बाहर तक था, अब वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के। और तीसरा पॉइंट हम लेते हैं P इनसाइड, तब जाके आपको सीधे पता लग जाता है कि स्मॉल r विल बी लेस देन कैपिटल R। यानी अगर आप इनसाइड पे P ले रहे हो, सो ये स्मॉल r है, सो इट विल बी लेस देन कैपिटल R। क्लियर हो गया, ठीक है। सो तीनों पॉइंट्स पर देखेंगे फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सो पहले लेते हैं आउटसाइड पॉइंट पर, सॉरी मैंने रब कर दिया, दिस इज इट्स रेडियस। क्लियर, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट पर जब हम देखते हैं, इस साथ साथ उतारा करो, जब हम आउटसाइड पॉइंट पर देखते हैं इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड पॉइंट पर कितनी होती है, दैट इज अगेन इक्वल टू Gm डिवाइडेड बाय कितनी डिस्टेंस है वहां से वहां तक, स्मॉल r नॉट कैपिटल R। ध्यान रखो मैं कौन सा r लिख रहा हूं, उस पॉइंट से लेकर इसके शेल के सेंटर तक, r स्क्वायर आउटसाइड पॉइंट के लिए।
तो इफ आई टेल यू कि ये इक्वेशन आपने कहाँ देखी है, सिंपली gm/r², तो यू विल से कि हाँ पॉइंट मास जब हमने प्रीवियस एग्जांपल ली थी उसमें भी हमें यही आया था gm/r²। और इन दिस केस जब आपका पॉइंट आउटसाइड द शेल होता है तब भी कितना आता है gm/r²। सो वही से कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट gravitational intensity at a point outside the shell is same as that of gravitational field intensity of a point mass, यानी the shell acts as a point mass। किस पॉइंट के लिए? फॉर द पॉइंट मास। किस पॉइंट के लिए? फॉर द पॉइंट आउटसाइड द शेल। फॉर द पॉइंट outside the shell the gravitational field intensity is same as that of a point mass। इक्वेशन वही है, ठीक है। तो सिंपल था। सेकंड पॉइंट होता है जब आप इसको बाउंड्री पे लाते हो। सो आई जी कहाँ पे, जब आपने इसको कहाँ पे लाया, बाउंड्री पे, तब सिंपल है, सेम होगा। बट ध्यान रखो मैंने वहां पे स्मॉल आर किसके बराबर किया था? कैपिटल आर के। सो नीचे हम लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। सो एट दैट टाइम योर आई जी विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह सिंपल क्या लिखेंगे? कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ हियर इज द थिंग, जब आप इस पॉइंट को अंदर लाते हो, यहां पे योर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तब कितना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड? इफ आई राइट दिस इक्वेशन जी, फिर क्या हम लिखते हैं? एम डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखते हैं? सिंपल वो डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये गलत होगा। अब ध्यान से देखो क्यों? क्योंकि जब मैं इसको अंदर ला रहा हूं, अगर मैं इसको अंदर ला रहा हूं, क्या अंदर कोई मास है? क्या अंदर कोई मास है? वही से कि सिंस ये हॉलोस्फीयर है, अंदर कोई मास नहीं। ये मैं एक बोल रहा हूं, एक एक्सप्लेनेशन इसकी। जब अंदर कोई मास नहीं, मास जीरो है, सो आई जी जो होगा वो भी कितना हो जाएगा? जीरो। यानी आई जी फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल इज जीरो। अंदर कोई फील्ड नहीं होगा। तो अंदर जब जाओगे किसके? शेल के, वहां फील्ड क्या होगा? जीरो। इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो। अच्छा, इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब क्या हुआ? फिर इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब हुआ कि अगर आप यहां पे कोई टेस्ट मास स्मॉल एम रख लो, उस पर ये मास कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। द थिंग इज जब वहां इंटेंसिटी ही जीरो है, फील्ड ही नहीं है, तो इस स्मॉल एम पर अंदर कोई भी फोर्स इस कैपिटल एम की वजह से नहीं होगा, इसीलिए वहां फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट्स याद रखा करो, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कहा था एक एक्सप्लेनेशन। दूसरी एक्सप्लेनेशन ऐसे देखो, इवन इफ यू से कि नहीं सर मास तो बाहर की तरफ है ना, ये वाला, ठीक है। देखो बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये शेल थ्योरी, न्यूटन की शेल थ्योरी है। वो अगर किसी को इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट, पर वो इधर ये क्रक्स है उसका। न्यूटन की शेल थ्योरी में अगर मेरे पास स्मॉल एम यहाँ पे है ना, एंड इफ यू कंसिडर ये सारा मास, तो ये वाला जो मास है ना, जो इसके राइट साइड से है, ये वाला मास, और ये वाला मास जो इसके लेफ्ट साइड से है ना, अगर ये यहाँ पे है, तो कुछ मास पीछे से, कुछ मास आगे से। जितने फोर्स से ये इसको खींच रहे हैं ना पीछे से, उतने ही फोर्स से ये आगे भी इसको खींच रहे हैं। नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। नेट इंटेंसिटी क्या होती है वहां पे? जीरो। सो ये दूसरी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इन शॉर्ट इसको सिंपल याद रखो कि हम कहते हैं कि जब ये अंदर आओगे ना इसमें व्हाट डू यू कॉल दिस शेल में, तब जाके इंटेंसिटी भी जीरो होगी, फोर्स भी क्या होगा? जीरो, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब हम देखते हैं, अच्छा इसका एक चीज याद रखो, वी ऑल्सो से कि इट इज द लास्ट का केस जो था हमारा, जिसमें हमारा आई जी जीरो आता है इनसाइड, वी ऑल्सो से इट इज द गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको ऑल्सो कहते हैं गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेल इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फ्लक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये फिलहाल इसको सिर्फ नाम याद रख लो, अगर एग्जाम में लिखोगे भी कि इट इज ऑल्सो सिग्निफाइज द गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो ठीक है, इसको समझेंगे तो टाइम लगेगा। सो ये 12th क्लास लिए, बस ये पॉइंट याद रखना कि इट इज ऑल्सो सिग्निफाइज दैट दिस इज द गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
अच्छा ग्राफ देखते हैं। देखो तो ये मेरे पास एक शेल था, ठीक है, जिसके सिर्फ बाहर पे मास है। ये हम चलो वो बनाता नहीं हूँ, शेडेड पोर्शन सिंपल समझो, बाहर मास है अंदर जीरो है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊं विद आर, स्मॉल आर, डिस्टेंस जो अभी रखी थी हमने, और यहाँ से वाई एक्सिस पर आई मान लूँ और एक्स एक्सिस पर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो अभी अंदर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड आया था, अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी, जीरो। तो यहाँ पे कितनी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, जीरो। अच्छा बाहर निकलो, यहाँ पे आ जाओ इस पॉइंट पर, अभी भी ये पॉइंट अंदर है ना शेल के, तो अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, इंटेंसिटी जीरो। सो अब कहीं पे भी अंदर ले लो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। सो यहाँ तक, जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचते बाउंड्री पर, तब तक जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इट विल रिमेन एज जीरो। इसको जीरो मान लेते हैं। अच्छा उसके बाद जब आप बाउंड्री पे आ जाते हो, तो बाउंड्री पे हमने क्या कहा था, कितना होता है। सो बाउंड्री पे फिर से चेक करो अपनी इक्वेशंस कॉपी पे। बाउंड्री पे हमने कहा था इट इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो इट वॉज जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या थी, जीरो। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, जी एम बाई आर स्क्वायर। उसके बाद बाहर निकलो, बाउंड्री से बाहर जाओ, तब इंटेंसिटी आई कितनी थी, जी एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। और जब आप बोलते हो कि जी एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इसका मतलब होता है इंटेंसिटी वैरीज इनवर्सली, दिख रहा है तुम लोग, इंटेंसिटी वैरीज एज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो जो इसका ग्राफ होता है वो कैसा होता है, अगर आपने देखा होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे जाता है। दिस इज योर आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो अंदर इसको मैंने अब थोड़ा बहुत नखरे किया, अदरवाइज सिंपल ग्राफ ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, क्योंकि पीछे जीरो होता है। यहाँ पे मैक्सिमम होगा कितना, जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और उसके बाद ये ऐसे जाएगा, चलता जाएगा यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल, यानी आप आर को बढ़ाते जाओ, इंटेंसिटी कम 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 होती जाएगी। यहाँ ख्याल रखो मैंने इसको टच नहीं करवाया इस लाइन के साथ, टच करवाने का मतलब होता है कि जीरो हो जाएगी। अभी हमने कहा इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाती है, इसलिए इस लाइन को चलाते जाओ इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो इट विल गो लाइक दिस पैरेलल टू दिस, क्लियर हो गया। सो दिस इज द ग्राफ फॉर शेल। Now the important one is the third one. It is the gravitational field intensity due to a solid sphere. Now let's talk about solid sphere. तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, अंदर भी मवाद भर के, ठीक है। इसका भी मास m मानते, इसका रेडियस r मानते। अगेन हम 3 पॉइंट्स लेंगे जैसे हमने उस पर लिया था, एक बाहर का पॉइंट जिसकी सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r, एक वहाँ बाउंड्री पे पॉइंट, तो स्मॉल r बन गया कैपिटल R के बराबर, लेट्स से इसका रेडियस कैपिटल R, और अंदर तो स्मॉलर विल बी लेस देन कैपिटल R। अगेन द 3 पॉइंट, सेम 3 पॉइंट। देखो इन द फर्स्ट केस जहाँ पे आपका पॉइंट आउटसाइड होता है, इसमें अगेन वही जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर ही आएगा, जैसे पॉइंट मास में था, जैसे शेल में था, ठीक है। सिंपल हो, जी एम बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब होता है अगर आप कोई पॉइंट आउटसाइड लेते हो ना, चाहे वो पॉइंट मास हो, चाहे वो स्फीयर दिस हॉलो स्फीयर हो, या चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, तीनों केसेस में पॉइंट पी यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए ये तीनों विल एक्ट एज पॉइंट मासेस, ठीक है। क्लियर हो गया, सिंपल है। सेकंड पॉइंट में जब इसको बाउंड्री पे लाते हो, फर्स्ट केस, सेकंड केस में जब इसको बाउंड्री पे लाते हैं, तब हमारा होता है जी एम बाई स्मॉल आर की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। अगेन द सेम थिंग। अब लास्ट का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझो। अब मैं जब इसको अंदर लाता हूँ, ये मेरे पास हमारा सॉलिड है, अभी मान लो अंदर से सॉलिड है, और मैंने इसको अंदर लाया, तो हमारे सेंटर से लेकर यहाँ तक आर है, ये हमारा कैपिटल आर है,
अब जब मैंने इसको अंदर लाया, हमारा स्मॉल आर विल बी लेस देन कैपिटल आर। क्लियर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब ध्यान से देखना, बड़ा बड़ा बना। सपोज ये यहाँ पे है, लेट्स से यहाँ पे पॉइंट पी, अब दिस इज द सेंटर, राइट? ये सारा अंदर से फुल है, सॉलिड है। मैं इसको बाइफरकेट करता हूँ, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये एक हिस्सा मान लो अंदर का, और ये बाहर का दूसरा हिस्सा मान लो। है तो ये सारा सॉलिड, कोई असली में ग्रीन ब्लैक नहीं है, ये तो सारा का सारा फुल सॉलिड है। मैंने खुद से क्या किया, जहाँ पे पॉइंट मास है ना ये पी, उसके अंदर बिल्कुल उसके नीचे ही एक मैंने अलग से एक मास ले लिया ऑफ रेडियस आर, ये है आपका कैपिटल आर, और बाहर को अलग कर दिया। ये क्यों किया, यहां देखो, ये जो बाहर का पोर्शन है, ये वाला, ये बाहर का पोर्शन, इजंट इट द सेम केस जैसा हमारा शेल का था? ये बाहर का सेम केस बन गया जैसे शेल में था। शेल में आपके पास क्या होता था, शेल में आपके पास होता था, ये आपके पास बॉडी थी, इसमें सिर्फ बाहर मास था, ऐसे बाहर की तरफ, अंदर ये हॉलो था। तो अंदर कोई पॉइंट ले लो, पी पॉइंट, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होती थी, जीरो। यहाँ पे उस स्मॉल एम मास पर फोर्स कितना होगा, जीरो, राइट? अब यहाँ पे भी इसको देखो, यहाँ पे इस फिलहाल के लिए स्मॉल गोले को, स्मॉल आर जो रेडियस वाला है, इसको भूल जाओ, खाली ग्रीन वाला पोर्शन देखो। इज इट द सेम केस कि ये पॉइंट पी है और बाहर से शेल है, राइट? और शेल की वजह से, यानी ग्रीन पोर्शन की वजह से, पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, वो जीरो होगी। सो आई जी पॉइंट पी पर क्या होगा, जीरो, ग्रीन शेल की वजह से। जब ग्रीन शेल की वजह से जीरो होगा, अब आप मान लो कि खाली जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी खाली जो इंटेंसिटी होगी, वो इस ब्लैक पोर्शन की वजह से होगी। सिंपल। अब इसको ऐसे मान लो, यानी मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया। एक मैंने एक शेल का केस बनाया जिसमें जीरो हो जाता है, और दूसरा मैंने ऐसे मान लिया कि एक बॉडी है, ये बॉडी मान लो, ये वाली, जिसके बिल्कुल बाउंड्री पर आपका पॉइंट पी है। अब अगर ये बाउंड्री पर है, ठीक है, सो आपका तो वो जनरल मास, सिंपल जब आपके पास होता था GM/r पर, जैसे हम लिखते थे, सिंपल वाला केस बन गया। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर पूरी बॉडी का मास हम क्या मानते थे, m, अब मैंने उसमें से आधा ग्रीन पोर्शन हटा दिया, सो अब जो इसका मास रहेगा, लेट्स से दैट इज m डैश, दैट इज नॉट m, दैट इज m डैश, डिफरेंट मास होगा ना। अब जो m डैश है, उसकी बाउंड्री पर पॉइंट p है, उस पॉइंट p पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, दैट विल बी gm डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जैसे निकालते हैं बाउंड्री पर gm डैश डिवाइड बाई वो डिस्टेंस सेंटर से आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में तो कहीं पे m डैश नहीं ना था, क्वेश्चन में तो उसने पूरा गोला दिया था विद मास m। अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस m डैश को, वापस किस में लाना पड़ेगा, हमारे ओरिजिनल मास में। ठीक है, ख्याल रखो ये कैसे निकाल देंगे, हम यूज करेंगे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। वी नो कि हमारे पास जो डेंसिटी है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? सो यहाँ पूरे स्फीयर की अगर मैं बात करूँ, उसका मास हमारे पास क्या था, m, और उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका रेडियस r था। ख्याल रखो बड़े वाले स्फीयर की बात करो। अच्छा, अब अगर मैं छोटे वाले स्फीयर की बात करूं, क्या इसकी डेंसिटी सेम होगी कि डिफरेंट होगी? सेम होगी, क्योंकि सेम मटेरियल है ना, ये मैंने कहीं नए से नहीं लिया, उसी का पार्ट है ना। तो जब मटेरियल सेम है, सो डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। सो उसमें इसमें जो आप निकालेंगे वो होगा m डैश मास पर यूनिट, और इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 4/3 पाई, अब यहाँ पे r क्या लोगे, स्मॉल r। ठीक, अब ये वाला देखो और ये वाला देखो, क्या दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम नहीं है, रो। सो ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कैपिटल M/4/3 पाई आर क्यूब और
m डैश डिवाइड बाई 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। ये दोनों इक्वल होंगे, लेट्स इक्वेट देम नाउ। सो जब मैं इक्वेट करूंगा, सो इन द फर्स्ट केस आई हैव 4/3 पाई capital M by 4/3 pi r cube, and the second case I have m dash divided by 4/3 pi small r cube। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी सेम है तो मैंने इक्वेट कर दिया। अब कैंसिल क्या हो रहा है, 4/3 पाई और 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल। अब m डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m चाहिए था, सो r क्यूब को वहां शिफ्ट कर दो, सो आपका m डैश विल बी इक्वल टू m इंटू स्मॉल r क्यूब, नीचे क्या रहा, कैपिटल R क्यूब। ठीक है, सो अब मैं इस m डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूँगा, क्योंकि मुझे जनरली जो IG चाहिए ना वो बड़े मास का m टर्म्स ऑफ m में चाहिए था। ये तो मैंने खुद इजी करने के लिए इसको बाइफरकेट कर दिया, ग्रीन एंड ब्लैक। ठीक है, अब वापस पुट करके देखो क्या आ जाएगा। सो विल हैव IG विल बी इक्वल टू G, फिर m, फिर r क्यूब, फिर डिवाइडेड बाय एक तो ये स्मॉल r स्क्वायर और कैपिटल R क्यूब। सिंपल पुट कर लो वापस इसको इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे r स्क्वायर और ऊपर r क्यूब ये कैंसिल हो जाएंगे, सो ये गया और वहाँ पे खाली एक आ रहेगा। सो हमारा जो IG आ गया ना, वो किसके बराबर अब इवेंचुअली आ गया, हमारा जो IG इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M है दैट इज GM डिवाइडेड बाय GM स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R क्यूब। अब देखो ये हमें इनसाइड आ गया, बाउंड्री पर कितना था, क्या रखना, बाउंड्री पर था GM डिवाइड बाय R स्क्वायर, आउटसाइड कितना था GM डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें डिफरेंट है, एक नीचे क्या है क्यूब और ऊपर भी क्या है स्मॉल r। सो इस स्मॉल r की सिग्निफिकेंस क्या है, अभी यहाँ पे कहीं पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल r नहीं था, यहाँ पे तो स्मॉल r था ही नहीं, इधर पे देखो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे पहली बार हमें क्या मिल रहा है, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट डज दिस सिग्निफाई, एक होता है फिजिक्स में लिख ली इक्वेशन, दूसरा होता है उसको सिग्निफाई यानी उससे मतलब निकालना। इसका मतलब होता है, अब ग्राफ से समझो, जैसे हमने उसमें ग्राफ बनाया था, कि जब आप इनसाइड होते हो ना अंदर, अब जीरो नहीं होता है, अब जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। अभी देखा इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r थी इनसाइड, ये मान लो मैं अगेन इंटेंसिटी और r की ग्राफ बना रहा हूँ, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, राइट। कहाँ तक, जब तक कि आप कहाँ ना पहुँच जाओ बाउंड्री पे। जो ही आप बाउंड्री पे पहुँच गए उस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है बाउंड्री पर, इट इज इक्वल टू GM बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है चेंज नहीं होगा। क्यों है कांस्टेंट, G कांस्टेंट है 6.67, हाँ, मास जो गिवन मास वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज तो नहीं होगा ना, कांस्टेंट है। ये स्मॉल रेडियस चेंज होगा नहीं, इसका मतलब सरफेस पर जो होता है इंटेंसिटी ऑन द बाउंड्री इट विल बी कांस्टेंट। सो ये वैल्यू जो यहाँ पे होगा कांस्टेंट होगा। अच्छा, बाहर कितना आया था फिर हमें, आउटसाइड, आउटसाइड कितना आया था GM डिवाइड बाई स्मॉल r स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, अभी जो मैंने बोला था ऐसे। सो यहाँ पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ पे इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, और यहाँ पे इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द r। ठीक है, दिस केस यहाँ से पीछे तक इट इज इनसाइड एंड दिस केस इट इज आउटसाइड। तो शेल और इसमें खाली यही फर्क है, शेल में अंदर जाओ जीरो होता है, यहाँ पे अंदर जाओ जीरो नहीं होता है, बल्कि किसके बराबर होता है, इट इज GMR डिवाइड बाई, वो इक्वेशन आई थी देखो so it was inside GMR divided by
आर क्यूब, ये दिस इज इनसाइड। अच्छा, कभी क्या देखोगे आप क्वेश्चन में, इसी को कन्वर्ट किया होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ये तो हमें इनसाइड आई ना, जी एम स्मॉल आर डिवाइड बाई आर क्यूब, यानी मैंने कहा ना दो फर्क होता है, एक नीचे स्क्वायर नहीं होगा बल्कि क्या होगा आर क्यूब, और दूसरा ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्वेश्चन में कभी क्या होता है, या बुक्स में देखोगे कभी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी ये इक्वेशन लिखी होती है। सिंपल आप खुद भी कर सकते हैं इसको। डेंसिटी किसके बराबर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। यहाँ से m किसके बराबर होगा, शिफ्ट कर दो इसको, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दिख रहा है। सो इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, ये m का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, सो आपका जो IG आएगा इनसाइड दैट विल बी इक्वल टू g, m की जगह क्या लिखेंगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब और साथ में स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R का क्यूब, राइट। अब देखो ऊपर आर क्यूब नीचे आर क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसर, और जो इक्वेशन खाली फिर एंड पे रहेगी दैट इज आई जी विल बी इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर। ये भी आप बोल सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इनसाइड कितनी फील्ड इंटेंसिटी हो। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस।